नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दादरी हिंसा और कलबुर्गी मर्डर का विरोध करते हुए कई लेखकों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिए हैं। कुल मिलाकर अब तक करीब 15 लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा चुके हैं। पुरस्कार लौटाने वालों की लिस्ट में पहला नाम उदय प्रकाश का था। कन्नड़ लेखक अरविंद मालागट्टी ने साहित्य अकादमी की जनरल काउंसिल से इस्तीफा दे दिया है। जिस तरह से साहित्यकारों की नाराजगी सरकार से नजर आ रही है, सवाल ये, क्या सरकार इन साहित्यकारों की आवाज को लेकर संजीदा है? जिस साहित्य को हम समाज का आईना कहते हैं, उसे लिखने वाले अगर इस कदर आहत हैं, आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है, कहीं पुरस्कार लौटाना मोदी विरोधियों का स्टंट तो नहीं? क्या मोदी सरकार में लेखकों की आवाज दबाई जा रही है? और सवाल यह भी, क्या राजनीति का हथियार है साहित्य? तो ये मसला बहुत ही संजीदा है, संवेदनशील है। बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से मैं आपकी मुलाकात करवा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की नेता रीता बहुगुणा जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आरएसएस के विचारक हैं राकेश सिन्हा जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। साहित्यकार हैं गुरबचन सिंह भुल्लर साहब, जो कि उन्होंने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाया है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। रहमान अब्बास हमारे साथ जुड़ेंगे, आप साहित्यकार हैं महाराष्ट्र से, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और शुरुआत गुरबचन सिंह भुल्लर साहब आपसे ही मैं करना चाहूंगा, क्योंकि आप भी आहत दिखते हैं, आपने भी ये पुरस्कार लौटाया है, वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, ये कोई एक तो अचानक हुई बात नहीं है। साहित्य पे, सभ्याचार पे जो अटैक हैं वो छुटपुट बड़ी देर से हो रहे हैं, लेकिन अब जो एक बात हो रही है वो ये है कि ये इतने बढ़ गए हैं और उसको जो हमारी सरकार है उसका एक तरह से संरक्षण प्राप्त है। जैसे ये देखिए, अभी आप देख रहे थे टीवी पे कि कुलकर्णी जी का मुंह काला किया गया, तो बजाय इसके कि हमारे जो बड़े नेता हैं, चाहे शिवसेना के ही हों, वो इस बात पे शर्मिंदा होकर लोगों से माफी मांगे, वो उनका सम्मान कर रहे हैं। नहीं, जो इसमें भुल्लर साहब, साहित्य अकादमी अवार्ड अगर आप लौटा देंगे तो इससे क्या परिवर्तन आ जाएगा? देखिए, ऐसा है, मुझे जो पुरस्कार मिला है वो साहित्यकार होने के नाते साहित्य अकादमी से मेरी साहित्यिक पुस्तकों को मिला। ठीक है। तो अब साहित्य के लिए जो स्पेस तंग हो रही है, जैसे इंटेलेक्चुअल्स को सड़कों पे मारा जा रहा है, घर में घुस के कलबुर्गी जी को मार दिया। अब देखिए, बशीर साहब वाल्मीकि रामायण पे लेख लिख रहे थे किसी अखबार के लिए, 6 लेख, तो उसको बीच में इसलिए रोक दिया गया, उसके जो अर्थ हैं वाल्मीकि रामायण के, उनको गलत नहीं कहा गया। उनको ये नहीं कहा गया कि ये गलत तर्जमा कर रहा है, गलत आर्टिकल लिख रहा है। जी। उसको कहा कि ये मुसलमान होने के नाते इसका राम से क्या लेना देना। मैं इसका जवाब लेता हूं बीजेपी के नेता से। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने सुना यहां पर भुल्लर साहब को, क्या आप लोगों को, आपकी सरकार को इस बात का एहसास है कि एक बुद्धिजीवी तबका ऐसा है जो आप लोगों से नाराज है और उसे यह लगता है कि जो विमर्श का स्पेस है वो कम होता जा रहा है? देखिए, जहां तक बौद्धिक लोगों के विचार की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो, भारतीय जनता पार्टी और हमारा विचार तो जिससे प्रेरित है वो हिंदू समाज या हिंदू संस्कृति के अधिष्ठान में तो इसी का सबसे ज्यादा उल्लेख है। शास्त्रार्थ की परंपरा सिर्फ हमारे यहाँ, बाकी सब जगह तो धर्म के ऊपर कुछ होता नहीं है। अब मैं ये बात कह रहा हूं जो आज की घटना के संदर्भ में या आज वर्तमान संदर्भ में, मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि तमाम जो बुद्धिजीवी और पत्रकार हैं उनमें से कुछ भ्रमित हैं और कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, यानी सम आर मिसलेड एंड सम आर मिसलीडिंग। उसका कारण क्या है कि आप चुनाव से पूर्व के, ऐसा तो आप फरवरी 2014 का, सुधांशु जी माफी, अरे भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए मान्यवर, तब आपको समझ में आएगा। आप जो बात, अरे भाई सेंटेंस नहीं पूरा होने देंगे तब क्या समझ? सर, आप जो बात कह रहे हैं ना, उससे मुझे थोड़ा एहसास हो रहा है कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि उनमें से कुछ साहित्यकार ऐसे हैं जो सत्ता के साथ हैं, कुछ सत्ता के खिलाफ हैं? अरे मैं वही कहना चाह रहा हूं, बात तो पूरा होने देंगे तब आपको समझ में स्वतः आ जाएगा। अखिलेश जी बोलिए। फरवरी 2014 में हिंदू की रिपोर्ट देखिए और अप्रैल 2014 में जनसत्ता में कुछ साहित्यकारों ने बाकायदा अपील की है जनता से कि एक कट्टरवादी, फांसीवादी, अपने हिसाब से जो जो विशेषणों से विभूषित कर सकते थे, ऐसी सत्ता को न आने दें। तो उस अपील में जो नाम है उनको देख लीजिए, और जो लोग साहित्यकार लौटा रहे हैं साहित्य, उन दोनों जी। सुधांशु जी माफी चाहूंगा, कुछ तकनीकी खामी की वजह से आपसे हमारा संपर्क टूट गया है। राकेश सिन्हा जी, हम कहते हैं कि साहित्य समाज का आईना होता है और जो लोग इस आईना को उकेरने का काम करते हैं, जिसे लिखते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं,
अगर इस कदर नाराज हैं कि वो अपना अवार्ड तक लौटा रहे हैं, तो क्या ये सरकार को ये बात समझ में नहीं आनी चाहिए? देखिए, एक बात जान लीजिए कि जो अभी भुल्लर साहब ने बताया कि पिछले दिनों 2-3 सालों से 3-4 मर्डर हुए हैं, जिसमें साहित्यकार रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं, वो चिंता का विषय तो है ही। समाज में इंटॉलरेंस का वातावरण नहीं होना चाहिए। इससे अगर कुछ साहित्यकार आहत हैं तो उसके आहत को एड्रेस हम कर रहे हैं, करना चाहिए, क्यों नहीं किया जाए। लेकिन वास्तव में जो आज जो लड़ाई लड़ी जा रही है, मैं उन साहित्यकारों की बात नहीं कर रही जो वास्तव में मन से आहत है। आप सिर्फ 2-3 मुझे 40 सेकंड का वक्त दीजिए, मैं उनका नाम बता रहा हूँ। जैसे उदय प्रकाश जी इस लड़ाई का नेतृत्व करते हुए सबसे पहले उन्होंने पुरस्कार लौटाया। ठीक है। उदय प्रकाश जी, तो हम जाने कौन है उदय प्रकाश जी। साहित्यकार होने के साथ साथ प्रगतिशील लेखक संघ के 22 साल सदस्य रहे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 16 साल फुल टाइमर रहे। नोट कीजिए, मंगलेश डबराल जनवादी लेखक संघ जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी संस्था है, उसको पिछले 2 दशक से उससे जुड़े हुए रहे, 2 दशक से। तो मंगलेश डबराल, उदय प्रकाश, ये सभी वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। इसी वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों ने, इसमें और भी बड़े नाम हैं, गार्जियन अखबार जो ब्रिटेन से छपता है, द हिंदू, और जनसत्ता में 8 अप्रैल 2014 को एक अपील जारी की जिसमें नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक, फासीवादी, जाति और मत पैदा करने वाला व्यक्ति बताया और जनता से अपील की कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में नहीं आने दो। ठीक है। बस एक अंतिम बात में जोड़, एक बात मैं अखिलेश, उसके बाद मुझे मौका मत दीजिएगा। मैं एक इतिहास की घटना बताता हूं। 1919 के डायरकी के तहत पहली बार 1921-22 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस के लोग सत्ता में आए। जिन कांग्रेस के लोगों को ब्रिटिश अफसरशाही गुंडा कहती थी कार्यकर्ताओं को, जब वे सत्ता में आए तो ब्रिटिश अफसरशाही को लगा कि इनके साथ हम काम नहीं कर सकते हैं। आज ठीक वही स्थिति है। अच्छा। जिस आरएसएस को नरेंद्र मोदी को, मेरी बस अंतिम आरएसएस को, नरेंद्र मोदी को ये साहित्यकार सम्मानित है, लेकिन उनकी एक विचारधारा है। उस विचारधारा के तहत आरएसएस को अछूत सांप्रदायिक फासीवादी मानते थे। उसका व्यक्ति प्रधानमंत्री बना। तो मैं कहता हूं लड़ाई को नहीं, तो क्या मोदी विरोधियों का ये स्टंट है, आप मानते हैं? मैं कहता हूं ये कम्युनिस्ट पार्टी की लड़ाई, ये साहित्यकार अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, मैं रीता बहुगुणा जोशी जी से इसी पर कमेंट लेता हूं। आपने सुना रीता जी, राकेश सिन्हा जी को, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना। इनका यह कहना है कि एक खास विचारधारा के ये लोग हैं, ये साहित्यकार, और इसलिए जानबूझकर ये अवार्ड लौटा रहे हैं हिडन एजेंडे के तहत। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि वही सब साहित्यकार से जनवादी आंदोलन के हों, कम लेफ्टिस्ट आंदोलन के हों। जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे तब तो उन्होंने सब नहीं किया। उनका किसी पार्टी से मतलब नहीं है, सरकार नहीं है, माहौल से है। और ये पूरी बात को 23 सोचे, इतनी बड़ी संख्या में हिंदी साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त हमारे भारत की जो शान है लिटरेरी, उन्होंने वापस किया है अवार्ड, और उसको इतने हल्के में डील किया जा रहा है। रीता जी, आपने अटल जी का नाम लिया। देखो रीता जी, एक बात, एक छोटा सा हस्तक्षेप देखो, मुझे बोलने दीजिए। एक हस्तक्षेप, आपकी बात को मैं काट नहीं, आप मत बोलते रहिए। एक बार आपका टाइम आएगा ना, अटल जी का नाम, आपका टाइम है। नो, अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों से केदारनाथ जाने माने साहित्यकार हैं। मुझे बोलने दीजिए। केदारनाथ सिंह का वामपंथियों ने वामपंथी होते हुए बहिष्कार किया। मैं विष्णु नागर ने टीएन चतुर्वेदी के हाथ से पुरस्कार लिया, उनका बहिष्कार किया गया। उदय प्रकाश जोगी आदित्यनाथ के साथ स्टेज शेयर किया, उनके खिलाफ पूरे दिल्ली के वामपंथी लेखकों ने पर्चा जारी किया। उदय प्रकाश ने कहा जो लोग अर्जुन सिंह के गोद में सो गए मार्क्सवादी साहित्यकार, वे मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। रीता जी जवाब दीजिए। आप इनसे कहिएगा बीच में ना बोले। मैंने जो सवाल खड़ा किया उसका जवाब तो दीजिए। आप देखिए, ये साहित्य पर डिबेट है, साहित्यकारों के बारे में बताइए। आप तब देंगे जवाब, आप जवाब तब दीजिए। आपातकाल में साहित्यकारों ने घुटना टेक दिया, वो साहित्यकार चाहते हैं। जनवादी लेखक संघ के लोग, अगर आप चिल्लाएंगे, मुझे भी चिल्लाना आता है, चिल्लाइए, मुझे भी बोलना आता है। चिल्लाने से आप ऐसे मत बोलिए। क्या बात है, आप दूसरों की आवाज सुनिए। आज आपका प्रधानमंत्री है, आप नहीं दबा सकते। आज क्या कांग्रेस नाच सकते, आप शांत रहिए। केंद्र में कांग्रेस का शासन दूसरे की बात सुनिए। आप क्या, आपको दूसरों की बात सुननी पड़ेगी। क्या बीजेपी ने लगाया, आरएसएस ने लगाया, किसने लगाया? आप किसी की आवाज नहीं प्रकाश बाबू को फासिस्ट, किसी की आवाज नहीं सुनना चाहते। फासिस्ट है, आपको अपनी आवाज बहुत मधुर लगती है, आपकी आवाज सही लगती है। आप कम्युनिस्टों ने सुभाष चंद्र बोस को आप बात सुनिए। आपका मोनोलॉग कोई नहीं सुनेगा, लेखक संघ के लोग आपका मोनोलॉग कोई नहीं सुनेगा। कहते थे, मैं ये कह रही हूँ, हम उपदेश दें, आज इस देश के नेतृत्व को स्वीकार करें। राकेश जी सुनिए जरा उनको। वापस किया है अपना अवार्ड। अगर 23 लोगों ने अवार्ड वापस किया है,
और आप जरा इसका एक्सपेंस देखिए, आप देखिए मलयालम से लेके कन्नड़ से लेकर पंजाबी से लेके हिंदी अंग्रेजी हर तरह के, केरला से लेकर केरला, कर्नाटक, आपका गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर भारत, सब तरफ से साहित्यकार आप अपना वापस कर रहे हैं अवार्ड। उनका एक चिंतन है, उनकी सोच है, सुधांशु कोई भी त्रिवेदी जी, आइडियोलॉजी हो। एक नाम राकेश जी, सर एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी जी चूंकि बात कर लें, सरकार का बिल्कुल छोटे, राकेश जी बहुत छोटे। और इन्होंने जो कहा, इन्होंने चिंतन की बात की, इनसे पूछिए IIM के डायरेक्टर ने, फणीश्वरनाथ रेणु का नाम नहीं सुना, सुन लीजिए। किस बात पे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में फणीश्वरनाथ रेणु ने पद्म अवार्ड वापस किया था, कारण बताइए। मैं इसी से एक सवाल पूछता हूँ राकेश जी, चूंकि आपने फणीश्वरनाथ रेणु का यहाँ पर जिक्र किया, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से एक सवाल पूछूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, हमारे देश में बड़ी समृद्ध परंपरा रही है साहित्यकारों की, राजनेताओं की, उनकी दोस्ती भी रही है, उनसे कई बार वो सलाह भी लेते रहे। आता हूं रीता जी, मैं आपके पास, जरा सुधांशु त्रिवेदी जी से मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। एक वाक्या है, बड़ा मशहूर वाक्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। रीता जी एक मिनट, डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं आऊंगा आपके पास मैडम, आऊंगा। सुधांशु जी से मेरा सवाल है, एक वाक्या है, जवाहरलाल नेहरू जब संसद में सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे पार्लियामेंट हाउस में, उनके साथ थे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, तो थोड़ा लड़खड़ा गए नेहरू जी। रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें सहारा दिया, और सहारा देकर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी उस वक्त कि देखिए, जब जब ये राजनेता लड़खड़ाते हैं तो हमारा काम है, साहित्य का काम है कि हम उन्हें सहारा दें, उन्हें हम समझाएं। क्या वही परंपरा लागू नहीं रहनी चाहिए? अगर आज साहित्यकार थोड़े आहत हैं, सरकार के किन्हीं कदमों से वो नाराज चल रहे हैं, तो क्या उनकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उस जो बात आपने दिनकर जी की कही और नेहरू जी की, तो उस परंपरा की व्यवस्था भी होनी चाहिए बुद्धिजीवियों में। नेहरू के बाद 60 के दशक से लेकर पिछले 40-50 वर्षों तक, फिर मैं विनम्रता से कह रहा हूं, इसको अन्यथा न लिया जाए, जिन जिन लोगों को पुरस्कार मिले उनकी जरा पृष्ठभूमियां भी तो देख लीजिए। मैं एक उदाहरण आपको भी बता के कहता हूं, नयनतारा सहगल जी को 1986 में पुरस्कार मिला, 84 में सिखों के नरसंहार से उनका हृदय दबित नहीं हुआ। 1987 का मलियाना हाशिमपुरा कांड, जिसमें कि पुलिस ने खड़े करके गोली मार दी, उस पे उनका हृदय द्रवित नहीं हुआ। 89 के भागलपुर पर हृदय द्रवित नहीं हुआ, 93 के मुंबई पर नहीं हुआ, और अचानक 30 साल के बाद दादरी की एक घटना, जिस पर कि हमारी सरकार ने तत्काल गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी, और उसके बाद बात पूरी होने दीजिए ना। हाँ। जब ये रिपोर्ट मांगी और उस रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं लिखा है, ना बीफ के बारे में, इसी का जवाब लेता हूं के बारे में, उस पर हृदय इतना द्रवित हो जाता है, तो क्या ये दर्शाता नहीं है कि पूर्वाग्रह मामला है? दादरी का इंतजार क्यों था ये तमाम पुरस्कार लौटाने के लिए, अब जाकर हृदय द्रवित क्यों हुआ, ये कह रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मेरा ये कहना है कि मैंने दादरी की आपको तुलना मत करिए सिखों के नरसंहार से। किया है उसको नहीं, किसी चीज का किसी चीज से तुलना नहीं करनी चाहिए। आज की परिस्थिति को आज के एंगल से देखना चाहिए। आज अगर इस देश के साहित्यकार नाराज हैं, तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक मत होकर ये सोचना चाहिए कि ये क्यों नाराज हैं। अगर उनकी नाराजगी की वजह है तो उस वजह को हल करना चाहिए। इस इशू को पॉलिटिसाइज ना किया जाए। ये किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये पूरी देश की जो परंपरा है, देश में जिस तरह से हेट पॉलिटिक्स को बेर किया जाने लगा है, बर्दाश्त किया जाने लगा है, जिस तरह नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, ये जो फेलियर है सरकार का, इस फेलियर पर सबको चिंता जतानी चाहिए। लेखकों ने पहल करके आपको इस तरफ बुलाया है, आपस की नफरतों को दूर कीजिए और जो भारत के प्रॉब्लम्स हैं उनको हल कीजिए। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, देश में अमन और शांति बनाना चाहते हैं। ये बहिष्कार नहीं है, बल्कि ये आप लोगों को लेकिन इस बहिष्कार के तरीके से एक सवाल खड़ा होता है। अब्बास साहब, गुरबचन सिंह भुल्लर साहब को मैं चर्चा में लाना चाहूंगा। एक बड़ी साहित्यकारा से मेरी अब से कुछ देर पहले बात हो रही थी, उनका यह कहना था कि कई जो साहित्यकार इस तरीके से अवार्ड लौटा रहे हैं, अकेडमी अवार्ड, इसकी वजह आप लोग जंतर मंतर पर फिर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? यही तरीका क्यों मुफीद लगा आप लोगों को? नहीं, आपसे प्रोटेस्ट का तरीका कोई सिखाएगा किसी को नहीं। ठीक है, हर आदमी के पास प्रोटेस्ट का अपना तरीका है। साहब, इसी पे आपसे मैं कहना चाहूंगा, लेखकों के पास प्रोटेस्ट का उनका अपना तरीका है। ठीक है जी। हम साहित्यकार हैं। एक तो बात मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इसको पॉलिटिक्स के तरीके से सारी बहस को डिरेल किया जा रहा है। इसको दंगों से, 84 का दंगा, 2002 का दंगा, ये दंगा,
मैं एक बात कहूं आपको कि मैंने जो स्टेटमेंट जारी किया है, मैंने उसमें शहद कहा है मान्यवर सभ्याचार, कि हमने दादरी की आप बीच में मत बोलिए प्लीज, आप बीच में मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। अरे आप गलत अरे आप मत बोलिए ना, आप चुप तो करिए। उन्होंने दादरी अरे का आप उल्लेख किया है। आप हमें यहाँ नहीं बोलने देते तो बाहर क्या बोलने देंगे? स्टूडियो में नहीं बोलने देते तो बाहर समाज में क्या बोलने देंगे? आप चुप करिए ना, आप चुप करिए ना, चुप करिए 2 मिनट। ये जो पॉलिटिशियन है ये जानबूझ के बहस को पॉलिटिक्स की तरफ, दंगों की तरफ, फलां समय ना किया, फलां समय ना किया। मैंने जो, जैसे मेरी मिसाल लीजिए, मेरा जो स्टेटमेंट प्रेस में गया है, मैंने उसमें सिर्फ साहित्य और सभ्याचार जो है उसमें जो कुछ हो रहा है उसकी दृष्टि से ये रिजाइन किया। अब जंतर मंतर पे क्यों नहीं गए? हमें साहित्यकार होने के नाते ये पुरस्कार साहित्य अकादमी ने दिया, साहित्यिक पुस्तक के लिए दिया। साहित्य अकादमी कोई हमारी आवाज जो है वो जो भी पावर्स हैं उनके पास न ही पहुंचा रही, मरने वालों की कंडोलेंस नहीं कर रही, जिनको मरने की धमकियां मिल रही हैं भगवान जैसे, उनके साथ सिंपैथी नहीं ले समझ गया। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद मैं ब्रेक पर जाऊंगा। इतनी खामोशी क्यों है इन घटनाओं में, सरकार में? इन घटनाओं को लेकर आप लोग इतने खामोश हैं, इसीलिए साहित्यकार मुखर हो रहे हैं और इस तरीके से अपना विरोध कर रहे हैं। मान्यवर, खामोशी की बात यही मैं कहता हूं, तथ्य को किस ढंग से रख रहे हैं। दाभोलकर की हत्या हुई जब महाराष्ट्र और केंद्र दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। कुलवर्गी की हत्या कर्नाटक में हुई जहां कांग्रेस की सरकार है। तो अब आप ये बताइए, हम उन राज्य सरकार, हम प्रक्रिया कर रहे हैं, प्रश्न तो कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए। दूसरी बात ये बताइए, यही साहित्यकारों के मन में साहित्य के का गला घोटने की बात तब क्यों नहीं आई जब सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की किताब पर भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने प्रतिबंध लगाया? जयपुर के फेस्टिवल में, बुक फेस्टिवल में सलमान रुश्दी को नहीं आने दिया गया। तस्लीमा नसरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हैदराबाद में बाधित करने वाले एमआईएम के विधायक थे और कांग्रेस के विधायक भी शामिल थे। मैं नहीं आया, सीधा पॉलिटिकल पार्टी जोशी जी से। सुधांशु जी, एक मजबूरी है, ब्रेक लेना पड़ेगा। राकेश जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। तो सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार में लेखकों की आवाज दबाई जा रही है, या फिर जिस तरीके से साहित्यकार पुरस्कार लौटा रहे हैं ये मोदी विरोधियों का स्टंट है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आपसे मैं बातचीत की शुरुआत इस सेगमेंट में करूंगा गुरबचन सिंह भुल्लर साहब, चूंकि आपने भी साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाया है और पंजाब में आपकी कहानियां बच्चे बहुत पढ़ते हैं। जरा मुझे ये बताइए, चेतन भगत का नाम आपने सुना होगा, आजकल बहुत पढ़े जाते हैं, बहुत मशहूर हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि फिर तो पासपोर्ट और डिग्रियां भी आप लोग लौटा दें। मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन मेरा विरोध के तरीके से आपका सवाल है कि क्यों ना लेखन के जरिए आप लोग विरोध जताएं। सिस्टम में जो लोग हैं, जो सिस्टम का हिस्सा है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन पर नजर रखना आपका भी काम है, हमारा भी काम है, लेकिन हमारा तरीका दूसरा है। कलम के जरिए आप जवाब दीजिए। देखिए, प्रोटेस्ट का कोई एक तरीका नहीं होता, हालात के अनुसार उसका तरीका जो है वो अपने ढूंढना पड़ता है, तलाश करना पड़ता है। देखिए, मेरा जो है, एक तो ये पॉलिटिशियंस को ये रिक्वेस्ट है, अगर ये मान सकें कि लेखकों को ऐसे मत बांटिए कि अगर आपके वो विरुद्ध है विचारधारक तौर पे तो वो अच्छा लेखक ही नहीं है, उसकी रचना मानव हितैषी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो आपके विचारधारक तौर पे विरुद्ध है, इसलिए उसको आप उसकी निंदा कीजिए, उसका खंडन कीजिए। दूसरी बात जो है, इसमें देखने वाली सारी बहस में जो बात है वो सेंसिटिविटी की जो कमी है उसको आप महसूस कीजिए। जैसे मिसाल के तौर पे ये मुंह काला करने वाली बात है। मैं समझता हूं कि 20-30 लेखक अगर और भी दे देना वापस अपने पुरस्कार, उससे दुनिया में वो देश की गलत तस्वीर नहीं जाएगी जितनी के कुलकर्णी जी का मुंह काला करने से पहुंची। सारी दुनिया में क्या इमेज गया इसका। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या सरकार इन तमाम पहलुओं को लेकर संवेदनशील नहीं है, जो बात भुल्लर साहब यहां पर कह रहे हैं? देखिए, जो बात भुल्लर साहब ने कही वो सही बात है। सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो उसकी विचारधारा से इतर है उसको भी महत्व दे। पर मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 50 साल में क्या हुआ? क्या कहीं भी सिवाय वामपंथ या लेफ्ट टू सेंटर वाले जितने भी विचार थे, इसके अतिरिक्त किसी भी विचार को थोड़ा भी स्थान मिला?
यदि यहाँ सामंजस्य का भाव रखा गया होता तो आज यह परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो। मैं इसका जवाब लेता हूं रीता जी से, लेकिन सुधांशु जी क्या आप इसी का जवाब दे रहे हैं? हम उसकी नहीं, तो निंदा क्या आप इसका करते हैं। जवाब दे रहे हैं कि खास विचारधारा के जो लोग हैं उनको आप जगह ना दें फिर, या उनकी आवाज ना सुने? अखिलेश जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये बताइए, जब आप दलितों के आरक्षण की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं? यही तर्क देते हैं ना कि शताब्दियों तक इनको दबा के रखा गया है, इसलिए इनको कुछ स्थान मिलना चाहिए। और कुछ लोग जो हैं उसी चीज का विरोध करते थे कि नहीं नहीं, स्थान नहीं मिलना चाहिए। आज कमोबेश वही स्थिति है कि आपने दशकों तक दबा के रखा, आप स्थान नहीं देना चाहते हैं। एक अभिजात्य वर्गीय सामंतवादी मनोवृत्ति से प्रेरित हैं कि जो मेरा वर्चस्व है वह यथावत बना रहे, किसी दूसरे को स्थान नहीं देना है। यह समस्या का मूल जड़ है। और मैं एक बात और लेखक राकेश सिन्हा जी जो हुआ सिर्फ अभिजात्य वर्ग के लिए नहीं लिखता है, सर्वहारा के लिए भी लिखता है। और हर लेखक को आप एक ही कसौटी के साथ नहीं, अरे अभिजात्य का मतलब नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। ये लेखकों में एक अभिजात्य वर्ग है। इट इज ए फ्यूडल क्लास इन द राइटर्स इटसेल्फ। मैं एक बात इसमें जो जोड़ना चाहता हूँ, नहीं तो गेहूं के साथ घुन क्यों पीसे, मैं ये कह रहा हूँ राकेश जी। इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि कला, साहित्य, विज्ञान में राजनीति का कम से कम प्रवेश होना चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। दो नाम मैं ले रहा हूं, एक नरेंद्र कोहली का, दूसरा के गोयनका का। के गोयनका ने प्रेमचंद पर जितना काम किया बहुत कम लोगों ने काम किया। प्रेमचंद तो सर्वहारा के ही साहित्यकार थे, और नरेंद्र कोहली ने भारतीय समाज संस्कृति के ऊपर जितना काम किया आज आप देख रहे हैं उनके साहित्य का। इन दोनों लेखकों के साथ पिछले 20-30 साल में जो हुआ मुश्किल, अब उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। एक आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी अखिलेश जी कि जब जवाहरलाल नेहरू को सहारा दिया दिनकर जी ने, उसी रामधारी सिंह दिनकर की 1962 पर लिखी गई कविता के कारण अनौपचारिक रूप से उन्हें शिक्षा मंत्री बनाने की बात तय हो चुकी थी। नेहरू इतने इंटॉलरेंट थे, जब वो कविता दी गई तो अंतिम समय में शिक्षा मंत्री नहीं बनाया गया। तो ये इंटॉलरेंस कांग्रेस देखे। के.आर. मालकानी मदरलैंड के संपादक थे। पहली गिरफ्तारी इमरजेंसी में के.आर. मालकानी की हुई। के.आर. मालकानी जरूर संघ के थे, लेकिन वैचारिक स्वतंत्रता। मैं जवाब लेता हूं रीता बहुगुणा जोशी जी, तो क्या आप लोग अभी घड़ियाली आंसू बहा रही हैं? इसका मतलब साहित्यकारों के लिए आपकी भी यही सोच रही है जब आप लोग सत्ता में रहे हैं, जो आपकी विचारधारा को माने वो सही है, जो ना माने फिर उसको दबा दो। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इन दोनों ने स्वीकार कर लिया कि प्रतिशोध की भावना से ये सरकार काम कर रही है। और जो लोग पा गए थे पुरस्कार या जिनकी लेखन को स्वीकार किया गया, अब उनको नकारेंगे और अपनी चिंतन को, अपनी सोच के, जो कि बिल्कुल राइटिस्ट है, जो आरएसएस की सोच है, उसको लागू करेंगे। इन्होंने स्वीकार कर लिया, तो प्रतिशोध इन्होंने स्वीकार कर लिया। और मैं कहूंगी हर लेखक का अधिकार है विरोध करने का, और लेखकों ने हमेशा किया। दिनकर जी ने किया हो, इमरजेंसी में किया हो, बार बार किया हो, लोगों ने किया विरोध। साहित्यकार अगर विरोध करेगा आप जान से मार देंगे, आप जान से मार देंगे। हमारा कांग्रेस में कांग्रेस की सरकार है। मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस की सरकार को इस कांड के कारण डिसॉल्व कर दिया जाए। आप बोलिए, कांग्रेस की सरकार से इस्तीफा मांगिए। मैं आपके साथ हूं कि कर्नाटक के कांग्रेस की सरकार से इस्तीफा मांग दी जाए, क्योंकि कुलवर्गी जी की हत्या के आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। प्रतिशोध क्या? सारे साहित्यकार कांग्रेस की सरकार का इस्तीफा मांगे, मैं उनके साथ हूँ। वे नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। करते हैं, देखिए कुलवर्गी जी की आत्मा को बेचैन मत कीजिए। उनकी हत्या के बाद उनकी हत्या को ठंडी के रूप में उपयोग करके नरेंद्र मोदी पर प्रहार कर रहे हैं। सही हुई। आप आरएसएस की विचारधारा से लड़ना और जिस तरह से इनके जनवादी लेखक संघ को मैं आमंत्रित करता हूं कि वैचारिक लड़ाई हमसे लड़े और लड़ाई में उनको ध्वस्त करेंगे, लेकिन छद्म लड़ाई न लड़े। आरएसएस के लोग तैयार हैं जनवादी लेखक संघ को जीतेंगे, लेकिन ये दिया जा रहा है। उसी से मेरा सवाल है, रहमान अब्बास जी से मेरा सवाल है, जरा मुझे ये बताइए, कलबुर्गी जी की जो हत्या होती है उसके बाद ये तमाम अवार्ड लौटाए क्यों नहीं जाते हैं? वो 30 अगस्त का वाकया था, क्यों इंतजार था कि दादरी में जो कुछ हुआ और उसके बाद नयन तारा सहगल का इस्तीफा होता है, वो अवार्ड लौटाती है और उसके बाद ये सारे अवार्ड लौटाए जाने लगते हैं? क्या किसी खास तरह की मंशा इसके पीछे? रहमान अब्बास आप लोग
आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते, कभी लव जिहाद करते हैं, कभी वापसी करते हैं। मुझे क्या लगता है एक मिनट, हम उधर नहीं जा रहे। के बाद से जो माहौल बना था, एक मिनट, मैं पहले कालबुर्गी साहब के मर्डर के बाद से जो माहौल बना था, वो कालबुर्गी साहब के मर्डर से जो माहौल बना था, वो माहौल दादरी तक आते आते नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। और उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम जिस तरह से इन मर्डरों को कैश करने लगा, सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये जो मर्डर हुआ और जो अखलाक साहब की हत्या हुई, उसको अपने वोट बैंक में कन्वर्ट करने की जो राजनीति करने लगे, उससे कहीं ना कहीं जाकर इस मुल्क का जो सेंसिटिव क्लास है, राइटर्स जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो बहुत आहत हुआ। तो हमारे सीनियर राइटर्स आगे आए और उन्होंने कहा कि अब समाज में जो इंटॉलरेंस बढ़ गया है और हेट स्पीच के जरिए वोट बैंक में कन्वर्ट किया जा रहा है, लोगों को धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं विरोध करना चाहिए था। तो एक पहल हुई। अब ये जरूरी थोड़ी है कि 50 साल पहले नहीं किया था किसी ने तो आज भी नहीं किए। एक रेप पर किसी ने आवाज नहीं उठाई तो दूसरे रेप पर आवाज नहीं उठाए। पॉलिटिकल पार्टीज को, इसको पॉलिटिकल लेखकों को विभाजित नहीं करना चाहिए। लेखक पूरे मानव जाति के विषयों को उठाते हैं और इन विषयों को जिनको उठाया है उन पर गौर किया। चलिए, इसी से एक सवाल आता हूं राकेश जी आपके पास, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, चूंकि आपको कहीं जाना भी है, आपसे कमेंट में लेना चाहूंगा इसी पर। क्या इस देश में विमर्श का जो स्पेस है वो वाकई कम होता जा रहा है? चर्चा के लिए जो तैयार होना चाहिए, जो जगह होनी चाहिए लोगों की, या जो लोग बोलते हैं वो अब चीजें कम हो रही हैं? क्या हम सहिष्णुता खोते जा रहे हैं? सिर्फ मसला यहीं तक नहीं है। जो कुछ हुआ महाराष्ट्र में, जिस तरीके से सुधीन कुलकर्णी के चेहरे पर कालिक पोत दी गई, क्या आपको लगता है वो सही है? देखिए, वो बिल्कुल निंदनीय है, गलत है। हमारी सरकार और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने उसका खंडन किया है। मगर मैं ये कहना चाहूंगा, अभी अब्बास साहब ने जो कहा, कुलवर्गी की हत्या होती है और कर्नाटक की सरकार आज तक एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाती है। दादरी का इंसिडेंस होता है और समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसने जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी वो तो मंगा के देख लीजिए। उसमें उन्होंने अरे भाई बात मुझे करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। अरे भाई, महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी जब दाभोलकर की हत्या हुई, आपने क्या किया ये जवाब दीजिए। अब मैं ये कह रहा हूं, गिरफ्तार तो किए गए, 6 लोग गिरफ्तार किए गए भाई, 6 लोग गिरफ्तार किए गए, आपको जानकारी नहीं है कुलकर्णी के प्रकरण में। अब मैं आ रहा हूं दादरी पे। दादरी पे जो उत्तर प्रदेश सरकार रिपोर्ट देती है उसमें गोमांस का जिक्र नहीं है, सांप्रदायिकता के विषय का जिक्र नहीं है, यहां तक कि दफा 302 जो हत्या की दफा होती है उसका जिक्र नहीं है। और इन दोनों सरकारों की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसको सांप्रदायिक बन दे रही है। ये साफ साफ नहीं नजर आ रहा है कि राजनीति है कि आपकी सरकारें कागज पर जो कानून की बात करती है वो नहीं है। अरे भाई, गोमांस का जिक्र नहीं किया उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी रिपोर्ट में। रीता जी कर लीजिए रिपोर्ट, उसके बाद बोलिए या तो उत्तर प्रदेश सरकार सही है या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सही है। ये साफ दर्शा रहा है कि आपकी हकीकत में रिपोर्ट कुछ और है और आप उसके बाद राजनीति कुछ और कर रहे हैं। ये समस्या है। और दूसरा मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। देखिए, दुखद हत्याएं हुई और दुखद आक्रमण हुए, मगर एक बात समझिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी एक सीमा होती है। जैसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट के बारे में अब टिप्पणियां नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा की भी एक लिमिट होती है। UR अनंत मूर्ति अगर अपनी किताब में ये लिखते हैं कि मूर्तियों के ऊपर पेशाब करना चाहते थे, वो दुर्भाग्यवश कुलवर्गी जी ने भी उसको कोट किया था, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में भी साहित्यकारों को स्वयं विचार करना चाहिए। भुल्लर साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अतिक्रमण आप लोग कर रहे हैं? साहित्य क्या बोलता है? एक मिनट, इसका जवाब हम इस साहित्यकार से लेते हैं। हमारे साथ भुल्लर साहब महिमा करने वाला साहित्य क्या बोलता है? कहाँ है वो साहित्य जो गोडसे की महिमा करता है? पेरियार ठीक है, रीता जी आपकी बात हो गई। भुल्लर साहब, अरे भाई, गोडसे के साहित्य पर तो आपने प्रतिबंध लगाया था। चलिए, आप दोनों मूर्तियों पर पेशाब करने वाली बात दोनों पर लगाना नहीं, तमाम उदाहरण होंगे तो गोडसे पर क्या प्रतिबंध लगाया था? के खिलाफ तमाम बातें होती है कहने के लिए। मैं भुल्लर साहब को अब चर्चा में लाना चाहूंगा, साहित्यकार हैं आप, गुरबचन सिंह भुल्लर जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी बुद्धिजीवी को या किसी लेखक को या किसी साधारण व्यक्ति को भी ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो किसी भी तबके की, किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करे। एक तो बात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं सुधांशु जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। जो ये संस्थाएं हैं उनमें इन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में अपने आदमी भर्ती किए हुए थे, ये एक दोष लगता है बार बार। उसमें मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, वो ये कि कांग्रेस अगर ऐसे आदमियों को नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च या FTII
लगाती थी तो उनकी कोई ये नहीं कह सकता था कि ये क्वालिफिकेशन नहीं है। अब जैसे मिसाल के, और दूसरी बात मैं बहुत सी आप वालों में क्वालिफिकेशन नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने लगाइए, जैसे गुजिंदर जोहान का झगड़ा है, आप अनुपम खेर को लगाइए, कोई उसको नहीं कहेगा कि मतलब इनको क्यों राकेश जी, लगाया। इनकी बात आप समझ रहे होंगे, अगर इनका अच्छा, ये कहना है बुक कि आपके पास ऐसे लोग नहीं है जिनको आप उन पदों बिल्कुल पर नहीं रख है सकें। इनके पास। यही कह रहे हैं, लाइए अपनी विचारधारा के लोगों को, लेकिन उनकी एक सोच। भुल्लर साहब को जवाब दे दूं। मैं एक मिनट, मैं बात पूरी कर लूं, बात पूरी कर लूं एक आपने मिनट। कह दिया, नहीं, आपकी बात दुनिया समझ गई। अब तो आपको समझाने के लिए मतलब कुछ नहीं बौद्धिकता बचा। का वो स्तर नहीं है। देख लीजिए, अच्छा। जिसको कहते हैं ना कि अब बिल्ली पिंजरे से बाहर आ गई, जो बात हम पहले से कहते भुल्लर साहब ने बता दिया। असली लड़ाई इनकी वैचारिक है। जिस नरेंद्र मोदी को ये इनमें से लोग ड्रैकुला कहते थे चुनाव से पहले, उस नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारने समाधान खोजते हैं। इनका समाधान है कि आरएसएस बीजेपी और के लोग सत्ता से बाहर आ जाएं। ये साहित्य करने की बात नहीं करते हैं। और एक बात एक बात सुन लीजिए, रीता जी सुन लीजिए, आप लोग हमेशा त्रिलोचन जी का आपने, रीता जी आपने नाम नहीं सुना होगा, त्रिलोचन जी का नाम नहीं सुना होगा। आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। त्रिलोचन जी हिंदी के बड़े साहित्यकार थे, उनका वामपंथी साहित्यकारों ने क्या किया, वामपंथी साहित्यकारों से पूछ तो लीजिए। राकेश जी, क्या वही होना चाहिए जो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये लड़ाई अगर पहले हुआ तो अब आप नहीं, ये लड़ाई किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? ये लड़ाई नरेंद्र मोदी और संघ की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनका कोई इस बात से तो इत्तेफाक रखेंगे राकेश जी आप कि साहित्यकार हो, पत्रकार हो, इनका काम है कि आप सत्ता में बैठे लोगों पर नजर रखिए, रखें, उनकी चाटुकारिता ना करें, उनके खिलाफ लिखें, वापस दें, वापस दें। देश में डिबेट होगा, जैसा डिबेट होगा। हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। सिंगूर, नंदीग्राम, लालगढ़ में जब सरकार की ओर से हजारों लोगों को, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे, सर्वहारा वर्ग के लोग थे, कत्लेआम किया जा रहा था, तीन वामपंथी साहित्यकारों का की संवेदना में 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुआ। इनसे पूछिए। रीता बहुगुणा जोशी जी, जवाब दीजिए, दोहरा मानदंड रहा आप लोगों का। देखिए ये हर चीज को लाकर एक जगह बैठा देते हैं। तो कहाँ बैठा? ये हर जगह लाकर बैठा देते हैं कि जगह पर सांप्रदायिक सोच है इनकी, ये समाज को संप्रदाय के आधार पे बांटना चाहते हैं। अरे 4 साहित्यकारों का नाम बता दीजिए, 4 साहित्यकारों का नाम बता दीजिए जिसका आप सम्मान करते हैं। अर्थव्यवस्था 4 साहित्यकारों का नाम बताइए। काला धन वापस लाने की बात जब अर्जुन सिंह ने साहित्यकारों के क्षेत्र में जो हस्तक्षेप किया और मार्क्सवादी साहित्यकारों को जो अपने गोद में बैठा लिया, साहित्य का डिजेनरेशन वहीं से शुरू हुआ। और भुल्लर साहब बताएं कि मार्क्सवादी चिंतकों के बीच में, साहित्यकारों के बीच में डिबेट है कि नहीं है कि अर्जुन सिंह ने साहित्यकारों को जब राकेश जी, लेकिन हम इतिहास में बार बार ना झांके, इतिहास से तो हम अच्छे उदाहरण वहां से लें। मेरे पास अब वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन लिखने, पढ़ने, बोलने का स्पेस कब नहीं होना चाहिए और ना ही अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है।